नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, यू हैव जर्नीड विद किड्स थ्रू द टाइमलेस फ्रोजन वर्ल्ड ऑफ Ode to an Grecian urn and felt the deep, almost painful beauty of Ode to a Nightingale. आपने देखा है कैसे कीट्स इन पोयम में रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां ब्यूटी परमानेंट हो, जहां दुख और मौत ना हो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इस फाइनल ग्रेट ओड टू ऑटम एंड यू विल सी इस पोयम में कीट्स का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। दिस इज नॉट कीट्स हु वांट्स टू एस्केप, दिस इज अ मोर मैच्योर, मोर philosophical Keats who has found a new kind of peace. Let's start with the context because to understand this poem's calm surface, you need to know about the storm in Keats' life when he wrote it. To Autumn was composed on September 19, 1819. Now 1819 was Keats' Annus Mirabilis, his miracle year. उसी साल उन्होंने अपनी सारी फेमस ओड्स लिखी थी, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं। फाइनेंशियली ही वाज ब्रोक. He had given up his medical career for poetry, but poetry wasn't paying the bills. ऊपर से his brother George in America was also in financial trouble, and Keats felt guilty that he couldn't help. Health-wise, he was already showing symptoms of tuberculosis, the same disease that had killed his brother Tom just the year before. As a trained medical assistant, he knew what those symptoms meant. He knew his life was in its autumn. In fact, To Autumn was the last major poem of his career. After this, he had to focus on finding ways to earn money. Now, let us look at the political turmoil going in England. England in 1819 was a very turbulent place. The country was facing economic depression, famine, and widespread protest for political reforms. Just a month before Keats wrote this poem, the infamous Peterloo massacre happened in Manchester. सोचो 60,000 से ज्यादा लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर द राइट टू वोट एंड द लोकल पुलिस चार्ज इनटू द क्राउड किलिंग many and injuring hundreds. It was a national trauma. Keats was in England and as a liberal thinker, he was deeply affected by this state-sponsored violence. So imagine this, a young poet, बीमार, परेशान, surrounded by national chaos, takes a walk near Winchester और उस walk के बाद ही writes a poem that is the definition of peace and perfection. This is the central paradox of To Autumn. उसकी शांति, उसकी tranquility is not to escape from reality. It's an acceptance of it. चलिए, जब हमने कंटेक्स्ट पोयम का देख ही लिया है तो अब पोयम को डिकोड करते हैं और उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। स्टैंजा 1 से शुरू करते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। कविता शुरू होती है ऑटम को मिस्ट यानी कि धुंध और मेलो फ्रूटफुलनेस पके हुए फलों से भरा मौसम कहकर। क्लोज बॉसम फ्रेंड्स ऑफ द मैच्योरिंग सन। ऑटम को मैच्योरिंग सन, धीरे धीरे ढलता सूरज जिसकी गर्मी कम हो गई है, का क्लोज बॉसम फ्रेंड, जिगरी दोस्त बताया गया। कॉन्स्पिरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। दोनों ऑटम और सूरज मिलकर कंस्पायर कर रहे हैं एक अच्छी साजिश कि कैसे दुनिया को फलों से लोडेड और ब्लेस किया जाए। विद फ्रूट्स द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव्स रन। इस साजिश का रिजल्ट है वाइन्स यानी कि बेल जिसे हम कहते हैं, जो छत पर है वो फलों और जैसे कि अंगूर से पूरी तरीके से लग गई। To bend with apples the mossed cottage trees. कॉटेज के पास जो मॉस्ट यानी कि काई लगे पुराने पेड़ हैं, वो एप्पल सेब से एकदम बेंड हो गए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे सेब आ गए। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विद राइटनेस टू द कोर। सिर्फ बाहर से नहीं, हर फल को उसके कोर यानी बिल्कुल अंदर तक पक्कापन से भर दिया है, मतलब पूरे अंदर तक फल पक चुके हैं। टू स्वेल द ग्राउंड एंड प्लम द हेजल शेल। ग्राउंड जैसे कद्दू या लौकी को स्वेल यानी फुला दिया है, एंड हेजल शेल्स यानी अखरोट जैसे छिलके को भी प्लम यानी मोटा कर दिया है। विद स्वीट कैरनल टू सेट बडिंग मोर। उन शेल्स के अंदर एक स्वीट कैरनल मीठे गिरी है। इतना ही नहीं, ऑटम नए फूलों की बडिंग यानी कि खिलना भी शुरू कर रहा है। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। ये लेटर फ्लावर्स देर से खिलने वाले फूल बीज यानी मधुमक्खियों के लिए है, ताकि उन्हें और नेक्टर मिल सके। Until they think warm days will never cease. इतनी अबेंडेंस भरमार है कि बीज को लगने लगता है कि वार्म डेज यानी गर्म दिन कभी खत्म ही नहीं होंगे। For summers has over brimmed their calmi cells. क्योंकि गर्मियों और अब ऑटम में उनके कैलमी सेल्स यानी चिपचिपे जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उनको शहद से बिल्कुल पूरी तरीके से भर दिया है। स्टैंजा 2 की तरफ बढ़ते हैं। Who hath not seen thee oft amid thy store?
पोएट पूछता है कि किसने तुम्हें यानी कि ऑटम को तुम्हारे स्टोर यानी कि खाने के अनाज के बीज नहीं देखे हैं। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। समटाइम्स हूएवर सीक्स अब्रॉड मे फाइंड। जो कोई भी बाहर सीक्स अब्रॉड यानी ढूंढने के लिए निकलता है उसे ऑटम मौसम का मानवी रूप मिल सकता है। दी सिटिंग केयरलेस ऑन गार्नरी फ्लोर पहला रूप ऑटम का एक गार्नरी फ्लोर है यानी अनाज का एकदम भरा हुआ फर्श पर केयरलेस बेफिक्र आराम से बैठी है जब फसल कट चुकी है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विनोइंग विंड। उसके बाद विनोइंग विंड वो हवा जैसे अनाज साफ करते हैं और उससे हल्के हल्के उड़ रहे हैं। और ऑन अ हाफ रीप्ड फुरो साउंड asleep। दूसरा रूप ऑटम का एक हाफ रीप्ड फुरो यानी कि आधे कटे हुए खेत में गहरी नींद में सोई हुई है। ड्राउड विद द फ्यूम्स ऑफ पॉपीज वाइल दे हुक। वो पॉपीज यानी कि अफीम के फूलों की फ्यूम यानी खुशबू नशे में ड्राउस्ड है यानी कि मदहोश है। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स। क्योंकि वो सो रही है इसलिए खेत का नेक्स्ट स्वाथ यानी कि अगला हिस्सा और उसके फूल कटने से स्पेयर्स यानी बच गए हैं। एंड समटाइम्स लाइक अ क्लीनर दाउ दोस्ट कीप। तीसरा रूप ऑटम का एक क्लीनर के रूप में खेत से बचा कुचा अनाज उठाने वाली जैसी लगती है। स्टेडी द लेडन हैड अक्रॉस अ ब्रू। वो एक लेडन हैड बोझ से लदा सर को स्टीडी यानी संभाल कर एक ब्रू के पार ले जा रही है। और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक। चौथा रूप ऑटम का एक साइडर प्रेस का है। सेब का रस निकालने की मशीन के पास एक पेशेंट लुक बहुत सब्र से बैठी है। दाउ वॉचेस द लास्ट ओजिंग्स आवर्स बाय आवर। वो घंटों तक उस प्रेस से निकलती लास्ट ओजिंग्स रस की आखिरी बूंदों को देखती रहती है। ये सीजन के अंत को दिखाता है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग आई वेयर आर दे। कवि कहता है कहाँ है स्प्रिंग यानी बसंत के गाने। हाँ कहाँ है वो मानता है कि स्प्रिंग की मीठी आवाजें चली गई हैं। थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हास द म्यूजिक टू। लेकिन उनके बारे में मत सोचो, तुम्हारे यानी ऑटम के पास अपना म्यूजिक भी तो है। वाइल बार्ड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डेज। ये म्यूजिक जब बजता है जब बार्ड क्लाउड सॉफ्ट डाइंग डेज यानी धीरे धीरे खत्म होने वाले दिन या शाम गए को रंगीन बनाते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू। और सूरज की रोजी ह्यू यानी कि गुलाबी रोशनी स्टबल प्लेन्स पर जब पड़ती है। देन इन अ वेफुल कॉय द स्मॉल ग्रैट्स मॉन्ड। पहला म्यूजिक स्मॉल ग्रैट्स छोटे मच्छर एक वेफुल कॉय यानी दुखी संगीत में मौन यानी कि शोक मनाते हुए आवाज कर रहे हैं। अमंग द रिवर शैलो बॉन्ड एलॉफ। ये gnats नदी किनारे सैलोस पेड़ के बीच मंद्रा बजा रहे हैं। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाई। हवा के साथ एज द लाइट विंड्स लीव्स और डाई वो ऊपर नीचे बॉन्ड अलोफ्ट और सिंकिंग हो रहे हैं। एंड फुल ग्रॉन लैम्प्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉन्ड। दूसरा म्यूजिक फुल ग्रॉन लैम्प्स यानी बड़े हो चुके लैम्प्स जो स्प्रिंग में पैदा हुए थे पहाड़ी यानी कि हिली ब्रॉन्ड पर लाउड बीट में चिल्ला रहे हैं। हैच क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट। तीसरा म्यूजिक हैच क्रिकेट यानी झिंगुर झाड़ियों से गा रहे हैं और अब एक ट्रेबल सॉफ्ट हल्की सी आवाज आती है। द रेड ब्रीस्ट विसल्स फ्रॉम द गार्डन क्रॉप। ये मीठी आवाज रेड ब्रीस्ट यानी रॉबिन चिड़िया की है जो गार्डन क्रॉप यानी बगीचे से विसल्स यानी सीटी बजा रही है। एंड गैदरिंग सैलोस ट्विटर इन द स्काईज। आखिरी म्यूजिक गैदरिंग सैलोस इकट्ठी होती सैलोस चिड़िया आसमान में ट्विटर यानी चहचहा रही हैं। ये उनके माइग्रेशन गर्म जगह जाने का संकेत है जो मौसम के अंत को भी हमको दिखाता है। ये थी यार पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हमने तीनों स्टेंजास की लाइन को उनके लिटरल मीनिंग को अभी देखा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोयम इटसेल्फ एंड हाउ इट्स ह्यूज philosophical leap from the odes you have already read. A shift from escape to acceptance. याद है आपको Ode to a Grecian Urn, the central idea was the struggle between the transient changing human life and the permanent unchanging world of art. The lovers on the urns will never kiss, but their love will be ever forever young. उनकी ब्यूटी प्रिजर्व हो गई है बट एट सेम टाइम दे आर ट्रैप्ड। दे कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट एक्सपीरियंस फुलफिलमेंट। और Ode to a Nightingale में the speaker wants to fly away with the bird, to escape a world where youth grows pale and spectre thin and dies. He longs for the bird's immortal song. इन दोनों पोएम्स में देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, एक स्ट्रगल है बट टू ऑटम रिजॉल्व्स दिस स्ट्रगल। यहाँ कीट्स इज नॉट फाइटिंग टाइम, ही इज एम्ब्रेसिंग इट। द परफेक्शन ऑफ ऑटम
for him is not its permanence, but in its very nature of change, ripeness, and decay. The third stanza is the key. Keats asks, where are the songs of springs? Aye, where are they? This is old Keats longing for what's gone, but he immediately answers himself, think not of them, thou hast thy music too. This is a revolutionary statement for him. He is saying that every season has its own beauty. ऑटम डजंट नीड टू बी स्प्रिंग, उसका अपना म्यूजिक है, भले ही वो मच्छर से आ रहा हो या फिर फुल ग्रोन लैम्प्स की बीटिंग से आ रहा हो. He has learned that accepting mortality and change doesn't mean you can't appreciate beauty. In fact, this acceptance makes beauty more profound. Over last 200 years, critics have looked at this poem in many different ways. For a long time, critics called this the perfect poem, a beautiful, flawless description of a season, but completely apolitical. They focused on its rich imagery and perfect structure, seeing it as a self-contained piece of art where all tensions like ripeness and decay are perfectly balanced. The political reading in late 20th century new historicist critics challenged this view. They argued that no poem written in 1819 could be apolitical. Critics like Tom Paulin suggest that To Autumn is a coded, subtle response to a Peterloo massacre. They point to words like conspiring, a possible reference to the Manchester conspiracy, which is what the Tory press called the Reform Meeting. Gleaner, not just a pastoral image, but a reference to rural poverty, especially since the right of the poor to glean leftover crops had recently been criminalized. Clammy cells could be a metaphor for a prison or Manchester sweet shop. This reading is debated, but it forces us to see the poem not as an escape from history, but as deeply engaged with it. The eco-critical reading. This is a very modern perspective. Eco-criticism studies the relationship between literature and the environment. From this lens, To Autumn is a profound statement. It celebrates a pre-industrial world where humans and nature are deeply connected. Keats personifies autumn, treating nature not as backdrop but as living, breathing entity. In an age of climate crisis, this vision of ecological harmony feels more important than ever. The allegorical reading. The famous critic Helen Wendler argues that the poem is an allegory for the process of artistic creation. Stanza 1 ripeness represent the movement of creative inspiration when the poet's mind is overflowing with ideas. Stanza 2 harvest represent the hard, patient work of writing the poem, and stanza 3 music represent the finished poem, the work of art that lives on. This reading is incredibly moving when you remember Keats knew he was dying. He was in a way describing the final harvest of his own short, brilliant life. So, Ode to Autumn is far more than just a beautiful poem. It is the accumulation of Keats' philosophical journey, जहाँ ग्रेसियन अर्न और नाइटिंगेल में वो लाइफ के पेन से बचना चाहते थे, टू ऑटम में वो उसी लाइफ को, उसके नेचुरल साइकिल्स को, ग्रोथ और डिके को एक्सेप्ट करता है और उसी में ब्यूटी ढूंढ लेता है. He realizes that transience, the fact that things do not last forever, is what makes them beautiful. It's a poem of quiet acceptance, profound maturity, and enduring peace. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स ओ टू ऑटम पोयम से लेकर निकल गए होंगे. मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस.